अध्याय 10। सम्राट, महारानी और रखैले सभी बाहरी कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे थे। जब झुआंग लुओयान ने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सभी का रंग रूप ठीक नहीं था। यह स्पष्ट था कि तीसरे राजकुमार की हालत खराब हो गई थी। यहाँ बैठे लोगों ने नपुंसक की रिपोर्ट सुनी और जान गए कि झुआंग लुओयान आ गई है। उसे सावधानी से प्रवेश करते देख वे सभी एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए समझ गए कि कोई और व्यक्ति अभिनय करने आया है। झुआंग लुओयान के सलामी देने के बाद फेंग जिन ने अपना हाथ हिलाया। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने बिना कुछ और कहे किसी को उसके लिए सीट तैयार करने का आदेश दिया। रानी ने शाही उपपत्नी झाओ को सरलता और विनम्रता से बैठे हुए देखा और पूछा, शाही उपपत्नी झाओ भी तीसरे राजकुमार से मिलने आई थीं? ट्रांग लैकयेन ने झुककर अपना सिर झुकाया। महाराज, मैंने सुना कि तीसरा राजकुमार गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या तीसरा राजकुमार बेहतर महसूस कर रहा है? शाही चिकित्सक उसका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सम्राट ने भी शाही चिकित्सक को बुलाया है। रानी ने आह भरते हुए कहा, जब तक तीसरा राजकुमार सुरक्षित और स्वस्थ है, यही काफी है। ट्रांग लैकयेन ने कुछ वाक्य जोड़े और फिर चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि रानी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी और कमरे में फिर से शांति छा गई। महाराज, तीसरे राजकुमार की बीमारी गंभीर हो गई है। हम उसका इलाज करने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन शाही चिकित्सक कांपते हुए बाहर आया और घुटनों के बल बैठ गया। शायद तीसरे राजकुमार की बीमारी से निपटने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। शाही चिकित्सक के आने तक प्रतीक्षा करो, फिर तुम लोग इस पर पुनः चर्चा करोगे। फोंग कैन का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताओ। जी श्रीमान। शाही चिकित्सक पहले से ही ठंडे पसीने में लथपथ था। सम्राट की यह बात सुनकर उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। सम्राट का मतलब था कि जब तक वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तब तक तीसरे राजकुमार के साथ चाहे जो भी हो, उनके जीवन को अब कोई खतरा नहीं होगा। शाही उपपत्नी की लाल और सूजी हुई आंखें अभी भी पूरी ताकत से उन्हें पोंछ रही थी, जबकि वह सम्राट के भावों को ध्यान से देख रही थी। उसकी ठंडी निगाहों को देखकर उसके दिल में अचानक एक ठंडक सी उठ गई, जिससे वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई। कमरे में माहौल भारी बना रहा जब तक कि शाही चिकित्सक नहीं आ गया। फिर थोड़ा आराम हुआ। ट्रांग लैकयेन ने सम्राट के विशेषज्ञ डॉक्टरों को देखा। सम्राट का इलाज करने के अलावा वे जीवित प्राणी भी थे जो दूसरों के लिए सम्राट की कृपा का प्रतिनिधित्व करते थे। कौन सा साधारण व्यक्ति शाही चिकित्सक से उपचार प्राप्त कर सकता है? शाही चिकित्सकों ने आधे अगरबत्ती के बराबर समय से आंतरिक कक्ष में प्रवेश नहीं किया था। जब वे बाहर आए तो उनके भाव बहुत गंभीर और भारी थे। प्रमुख शाही चिकित्सक ने कहा, महाराज, हम अक्षम हैं। फोंग कैन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। आखिर क्या हो रहा है? महाराज, तीसरे राजकुमार को सर्दी लग गई है और आज उसे दस्त और तेज बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा है। मुझे डर है नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। शाही चिकित्सक ने राजा के क्रोध की प्रतीक्षा करते हुए जोरदार ढंग से झुककर प्रणाम किया। शाही चिकित्सक की बातें सुनने के बाद उपपत्नी ने आगे बढ़कर रोना शुरू कर दिया। इतने शांत कमरे के बीच में यह बहुत प्रमुख लग रहा था, फिर भी लोगों को लगा कि यह ऐसा ही होना चाहिए। ट्रांग लैकयेन ने चारों ओर देखा। सभी उपपत्नियों के चेहरे पर गहरे दुख के भाव थे और उन्होंने अपनी खामोश और उदासीन आंखों को ढकने के लिए अपने सिर नीचे कर लिए थे। इनमें से कितने लोग कभी तीसरे राजकुमार से मिले हैं?
दूसरों के दर्द पर न हंस पाना विवेक का होना माना जाता है, लेकिन जानबूझकर दुखी और दयनीय होने का दिखावा करना सिर्फ खुद को और दूसरों को धोखा देना है। महाराज, काऊ डुकट्रुंग बाहर से अंदर आया। उसने देखा कि मास्टरों के चेहरे अच्छे नहीं थे। कहने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। मास्टर खोंग आपसे मुलाकात करने का अनुरोध कर रहे हैं, फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। खोंग ताई नहान? इस नाम से वह वास्तव में प्रभावित नहीं हुआ। उसने झुंझलाहट में अपना हाथ हिलाया। मैंने उसे कभी नहीं देखा। ट्रांग लैक येन ने भी सोचा। ऐसा लगता है जैसे थिनर ट्रुक ने अभी कहा कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति खोंग तीसरे राजकुमार की मां की छोटी बहन है। सम्राट का रवैया देखकर शायद उसे याद न आया हो। यह वाकई बहुत खास था। एक ही पति की दो बहनें, एक ने राजकुमार को जन्म दिया और फिर मर गई, दूसरी पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसे महल में क्यों लाया गया? हाँ, काऊ डुकट्रुंग ने सम्राट को इस तरह देखा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह पीछे हट गया। महारानी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन ट्रांग लैक येन ने सोचा कि उसकी आंखों के कोने को पोंछने की हरकत थोड़ी जबरदस्ती थी। हिजड़ा काऊ, हिजड़ा काऊ। उपपत्नी कोंग दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठी थी जब उसने काऊ दे झोंग को बाहर आते देखा। उसने जल्दी से उसकी शर्ट खींची और बार बार पूछा। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। क्या सम्राट ने मुझे बुलाया है? क्या उसने मुझे बुलाया है? हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी प्रतिभा थी। काऊ डुकट्रुंग ने उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह व्यक्ति अभी भी घुटने टेक रहा था। प्रतिभाशाली व्यक्ति खोंग अभी सम्राट तीसरे राजकुमार की बीमारी के बारे में चिंतित हैं। उनके पास वास्तव में आपको देखने का मन नहीं है। आपको वापस जाना चाहिए और जल्दी आराम करना चाहिए। यह सुनकर कोंग ताइरेन निढाल हो गई। काऊ देजोंग की कमीज को पकड़े हुए हाथ ढीला पड़ गया। उसकी आंखों की रोशनी तुरंत बुझ गई। काऊ देजोंग ने कोंग ताइरेन की निराशा को देखा, दया से अपना सिर हिलाया, मुड़ा और अंदर चला गया। काऊ देजोंग को अंदर आते देख कोंग ताइरेन ने अचानक अपना सिर उठाया, अचानक जैसे उत्तेजित हो गई हो। वह जोर से चिल्लाई, महाराज, महामहिम, कृपया मुझे तीसरे राजकुमार को एक बार देखने दे। महामहिम, तुम कौन हो? इस तरह चिल्लाने का क्या मतलब है? ब्रोकेड लबादा पहने एक बच्चा और हिजड़ों और महल की नौकरानियों का एक समूह पागल उपपत्नी कोंग को असंतोष से देखते हुए चला गया। कोई व्यवस्था नहीं है। यह वास्तव में असहनीय है। बोलने के बाद उसने नौकरों को एक के बाद एक कमरे में ले जाया। कोंग ताइरन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि यह व्यक्ति सड़क पर धूल का एक टुकड़ा था, उसके ध्यान के लायक नहीं। कोंग ताइरन ब्रोकेड में लड़के को दरवाजे में प्रवेश करते देख चौंक गया। अचानक उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह अचानक खड़ा हो गया, अंदर भागने का इरादा रखते हुए, अपने आसपास के लोगों को डराते हुए। केवल थोड़ी देर बाद उसे रोकना याद आया। बाहर इतना शोर क्यों है? रानी ने बाहर का शोर सुन लिया और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। फोंग कैन ने भी अपना सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। आपका सेवक सम्राट, महारानी और देवियों को सम्मान देता है। इसी समय राजकुमार वहां पहुंच गया। रानी का सवाल सुनकर उसने कहा, दरवाजे के बाहर कोई है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यह शोर उसी के कारण हो रहा है। यह सुनकर महारानी और भी अधिक भौचक्की हो गई। सम्राट की ओर मुड़ी और पूछा, महाराज, आप क्या सोचते हैं? उसे अंदर आने दे। फोंग कैन ने शांति से कहा, यह किस तरह की शालीनता है जब इस तरह का हंगामा करना है? ट्रांग लैक येन ने दरवाजे से बाहर देखा। जब उसने खोंग ताई नहान को अस्त व्यस्त तरीके से अंदर आते देखा तो उसने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि खोंग ताई नहान वास्तव में तीसरे राजकुमार से प्यार करती थी, लेकिन ऐसा करने से सम्राट निश्चित रूप से उससे असंतुष्ट हो जाएगा। खोंग ताई रेन, तुम यहाँ इतना शोर क्यों कर रहे हो?
रानी ऊंचे स्थान पर बैठी और उपपत्नी कोंग की ओर देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। तुम थोड़ी प्रतिभाशाली हो, आज्ञाकारी रूप से अपने कमरे में नहीं रहती हो बल्कि चिल्लाने के लिए यहाँ आती हो। क्या तुम नहीं जानती कि शाही चिकित्सक तीसरे राजकुमार के इलाज पर चर्चा कर रहे हैं? तुमने इतना हंगामा मचाया कि शाही चिकित्सक पर भी इसका असर पड़ा। अगर तीसरे राजकुमार को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? ट्रांग लेकयेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रानी वास्तव में एक चतुर व्यक्ति है। इस समय भी वह खोंग ताई नहान पर दोष मढ़ने का एक तरीका ढूंढ सकती है। कितना क्रूर है। हालांकि ट्रांग लेकयेन कई सालों से व्यापार जगत में थी और उसने एक ठंडा और उदासीन दिल विकसित किया था। जब इतने करीबी रिश्ते का सामना करना पड़ा, भले ही वह मदद के लिए हाथ न बढ़ाए, वह स्थिति का फायदा उठाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होगी। महारानी वास्तव में महारानी होने के योग्य थी। उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। खोंग ताई नहान ने जोर से प्रणाम किया। पूरे कमरे में आवाज गूंज उठी। ट्रांग लेकयेन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और दूसरी तरफ देखा। फोंग कैन ने रखैलों पर नजर डाली, धीरे धीरे अपनी नजरें हटाईं और खोंग ताई नहान पर ध्यान केंद्रित किया जो अभी भी प्रणाम कर रही थी। ठीक है, खड़े हो जाओ। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? महाराज, मैं जानता हूँ कि महामहिम और महारानी को परेशान करना एक बड़ा अपराध है। मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं तीसरे राजकुमार को सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ। बस एक नजर ही काफी है। उपपत्नी कांग ने अपना सिर उठाया और ऊपर सम्राट की ओर ध्यान से देखा। उसका चेहरा विनती कर रहा था। मैं केवल तीसरे राजकुमार के ठीक होने तक प्रतीक्षा करूंगी। मेरे पास मांगने के लिए और कुछ नहीं है। फेंग जिन ने भौहें सिकोड़ी। एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि यह कोंग प्रतिभा तीसरे राजकुमार से इतना प्यार क्यों करती है। अचानक याद आया, तीसरे राजकुमार की जैविक माँ का उपनाम भी कोंग था। वह समझ गया। कोंग प्रतिभा की ओर देखा। आपने सम्राट के सिंहासन को परेशान किया, जो एक अपराध है, लेकिन तीसरे राजकुमार के लिए आपके प्यार को देखते हुए गंभीर सजा से छूट दी गई थी। केवल 3 घंटे घुटने टेकने के बाद बाहर आ जाओ। फोंग कैन ने कमरे के एक छोटे से कोने की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, उसकी नजर दूसरी बार रखैलों पर पड़ी। एक रात, यह न तो लंबी है, न ही छोटी। यहाँ बैठी रखैलें थक सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सम्राट अभी भी सीधे बैठे हैं। इसलिए कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि घर जाना चाहते हैं। ट्रांग लेकयेन को इस बात का अफसोस था। अगर उसे पता होता कि उसे वहां बैठकर सहना पड़ेगा, तो वह यहाँ नहीं आती। आधी रात हो चुकी थी। हालांकि उसे बहुत नींद आ रही थी, फिर भी उसे खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। अचानक कमरे के अंदर से कुछ शोरगुल की आवाजें आईं। कई शाही चिकित्सक एक के बाद एक बाहर आए और उसी समय सम्राट के सामने घुटने टेक दिए। महाराज, हम अक्षम हैं। तीसरे राजकुमार का निधन हो गया है। ट्रांग लेकयेन को एहसास हुआ कि वह कमरा जो पहले इतना शांत था कि हर सांस सुनी जा सकती थी, अब पूरी तरह से शांत था। उसने अपना सिर उठाकर सम्राट की ओर देखा कि उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी भी हरकत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि वह डरने लगी थी। ट्रांग लेकयेन ने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। इस बेहद तीखी नजर ने उसे डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। मेरी वसीयत आगे बढ़ाओ। तीसरे राजकुमार को लाक नाम दो। उसे निन्ह का राजा बनाओ और उसे कैम लांग में दफनाओ। फोंग कैन धीरे से खड़ा हो गया। तीसरे राजकुमार के कमरे की ओर अब और नहीं देखा। उसकी आवाज भारी और समान थी। किएन चीन्ह महल में जाओ। अलविदा, महाराज। यह तो स्पष्ट था कि सभी रखैलें एक स्वर में सम्राट को विदा कर रही थी।
लेकिन कमरे में माहौल अभी भी इतना शांत क्यों था? सम्राट को जाते देख महारानी ने सभी रखैलों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, चलो हम सब वापस चलते हैं। हाँ, रखैलें सम्मानपूर्वक पीछे हट गईं। आज तीसरे राजकुमार के साथ शाही रखैल के घर पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। सिरदर्द तो महारानी और शाही रखैल के समूह को था। उनसे क्या लेना देना था? ट्रैंग लाखियेन और बाकी सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए। गलती से एक कोने में नजर डालते हुए खोंग ताई नहन को घुटने टेकते हुए देखा। इस महिला का चेहरा कागज के रूप में पीला था। ओंग ताई नहन अचानक खड़े हो गए, सम्मानपूर्वक महारानी को झुक गए, फिर डगमगा लिया और डगमगा गया। पालकी पर ट्रैंग लैकियेन ने सोचा कि आज रात थोड़ी ठंडी लग रही थी। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद वह फिर से कांप गई। तीसरे राजकुमार की अचानक और अजीब मौत के बारे में सोचते हुए उसने अपना माथा दबा लिया। वास्तव में शाही दरबार में ऐसा कोई नहीं था जिसका जीवन आरामदायक हो। हिजड़ा बनना आसान नहीं है। महल की दासी बनना कठिन है। रखैल बनना तो और भी अधिक थकाने वाला है। अगर किसी के पास सम्राट की थोड़ी बहुत कृपा हो और उसका परिवार भी उसका साथ दे, तो फिर भी कुछ उम्मीद बची रहती है। अगर किसी की हैसियत अच्छी नहीं है और वह किसी की कृपा का पात्र नहीं है, तो अगर वह अचानक महल से गायब भी हो जाए, तो भी कोई परवाह नहीं करेगा। फोंग कैन को दरबार में जाने के लिए उठने से पहले 1 घंटे तक नींद नहीं आई थी। राजसी वस्त्र और जेड मुकुट को ठीक करके राजसी पालकी पर बैठकर जहां भी वह जाता, लोग घुटनों के बल बैठते। रास्ते में जो चीज उसे सबसे ज्यादा दिखाई देती, वह थी यमदूतों की दासियों की गर्दनें। कुलीन स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर नीचे अधिकारियों की छोटी बड़ी बातें सुनते हुए वह ऐसे शांत रहता जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद इन अधिकारियों को तीसरे राजकुमार के जाने के बारे में पहले से ही पता था। आज किसी ने ऊंची आवाज में बहस नहीं की। जो कहना चाहिए था कह दिया, जो नहीं कहना चाहिए था उस पर एक बार भी बात नहीं की। दरबार के बाद सभी 3 या 5 के समूहों में चले गए, प्रत्येक दूसरे के मुंह से समाचार सुनने की कोशिश करते हुए, कुछ भी न जानने का दिखावा करते हुए। अब दरबार में ट्रियू, टू, दीप, ट्रांग, गियांग और टू सभी परिवारों की बेटियां महल में प्रवेश कर रही थीं और सभी सम्राट द्वारा बहुत सम्मानित थीं। इन सभी लोगों को कोई गुप्त समाचार अवश्य पता होगा। लेकिन उन्हें देखो, हर कोई अज्ञानी होने का दिखावा करता है। दूसरे नाराज हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते। वे वास्तव में पुराने लोमड़ियों का एक झुंड है। फोंग कैन ने फूड गार्ड के नपुंसक को दोपहर के भोजन के व्यंजनों के नाम पढ़ते हुए सुना। कुछ व्यंजनों को सुनने के बाद उसने उदासीनता से नपुंसक को जाने के लिए अपना हाथ हिलाया। पढ़ने के लिए उसके सामने स्मारक खोला। फूड गार्ड का नपुंसक अभी थोड़ी देर के लिए ही निकला था। जब नपुंसक के नपुंसक ने उसे फिर से देखने के लिए कहा, उसके हाथ में उपपत्नी के टोकन वाली एक ट्रे थी। उसने अधीरता से सांस छोड़ी। उसकी नजर ट्रे पर रखे कार्डों पर पड़ी। वह हिजड़े को जाने देने वाला था, फिर कुछ सोचकर एक कार्ड पलट दिया। हिजड़े ने देखा, ओ, यह शाही उपपत्नी झाओ का कार्ड था। शीहे पैलेस के बाहर कमल का तालाब, गुलाबी और सफेद कमल आपस में जुड़े हुए, पूरी तरह खिले हुए थे। झुआंग लुओयान ने महारानी का अभिवादन किया और महल की ओर इस रास्ते पर चल पड़ा। आज उसे सड़क पर एक जानी पहचानी शख्सियत मिली। यह शख्स महारानी का चचेरा भाई सन रोंगहुआ था। आज सन रोंगहुआ गुलाबी कमल की पोशाक पहने हुए थी, रॉकरी के पास खड़ी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह फूलों को निहार रही थी। आपकी उपपत्नी शाही उपपत्नी चिएव को नमस्कार करती है। टोन डोंग हुआ का रंग पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक फीका था, यहाँ तक कि उसकी त्वचा का रंग भी कुछ दिन पहले जितना उज्ज्वल नहीं था। ट्रांग लैकियेन पालकी पर बैठे,
उन्हें औपचारिकताओं से मुक्त किया, थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, महामहिम कमल देखने आए थे? कुछ दिन पहले सन रोंगहुआ को शाही उपपत्नी नू ने आधे घंटे तक घुटने टेकने की सजा दी थी क्योंकि वह बिना रोक टोक बोलती थी। बाद में वह शाही उपपत्नी तू से टकरा गई और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया। सम्राट और महारानी ने इस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए महल में सन रोंगहुआ का जीवन और भी कठिन हो गया। ट्रांग लेक येन को अभी भी याद है कि कुछ समय पहले यह छोटी लड़की कमल के तालाब के पास खड़ी होकर उसे उकसा रही थी। फिर भी आधे महीने से भी कम समय में एक बार जीवंत और गर्वित युवती इतनी दयनीय हो गई थी। कमल के फूल बहुत खूबसूरती से खिल रहे थे, इसलिए मैं उन्हें देखने आया था। टोन डुंग हुआ ने कमल के तालाब की ओर शून्य दृष्टि से देखा। उसकी अभिव्यक्ति अजीब और हैरान थी। मुझे चियो सुंग नगी को परेशान करने की उम्मीद नहीं थी। क्यों परेशान हो? कमल का तालाब महल में है, कोई भी आकर उसे देख सकता है। त्रांग लाक येन ने थिना ट्रुक को संकेत दिया। थिना ट्रुक ने नपुंसक को पालकी नीचे करने की याद दिलाई। त्रांग लाक येन ने उसका हाथ पकड़ा और टोन डुंग हुआ के पास चली गई। अगर टोन डुंग हुआ को यह पसंद है तो यह कमल का सम्मान है। यह सुनकर टोन डुंग हुआ की नजरें तुरंत कमल से हटकर ट्रांग लैक येन पर चली गईं और वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। तुम बहुत बदल गई हो। ट्रांग लैक येन मुस्कुराई। उसकी निगाहों से डरी नहीं, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई राक्षस हो। टोन डुंग हुआ ने कुछ और कदम बढ़ाए। जब वह ट्रांग लैक येन से लगभग आधा कदम दूर थी, उसने अपनी आवाज बहुत धीमी कर दी। उसकी आवाज में कुछ अजीब रहस्यमय था। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, कोई व्यक्ति कुछ ही दिनों में इतना कैसे बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान ने उसे समझने में मदद की हो? ऐसा कहकर वह अचानक लड़खड़ाकर कमल के तालाब की ओर झुकी और गिर पड़ी। टन डुंग हुआ, तुम क्या कर रहे हो? नौकरानियां और नपुंसक जो सेवा कर रहे थे, वे अपने स्वामियों की ओर सीधे नहीं देख सकते थे। इसलिए जब उन्होंने शाही उपपत्नी झाओ की चीख सुनी, तो उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा कि शाही उपपत्नी सुन और शाही उपपत्नी झाओ दोनों झील में गिर गए थे। हर जगह पानी फैल रहा था। थिना ट्रुक और वान पिच डर कर पीले पड़ गए और जल्दी से किसी को अपने दो स्वामियों को बचाने के लिए बुलाया। ट्रांग लैक येन ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि झील का पानी काफी साफ था। उसने जानबूझकर खुद को थोड़ा और गहरा डूबने दिया। पानी में अपनी आंखें खोलना काफी मुश्किल था, लेकिन उसने फिर भी देखा कि शाही उपपत्नी सुन को ऊपर खींच लिया गया था। ट्रांग लैक येन ने अपने दिल में उपहास किया। इस तरह की तुच्छ चाल उसने अपने पिछले जीवन में देखे गए प्राचीन वेशभूषा नाटकों में बार बार की थी। फिर भी इस टोन डुंग हुआ ने बेशर्मी से इसे फिर से इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि रानी ने इस चचेरे भाई को ध्यान से नहीं सिखाया था कि हरम क्या होता है। किसी को अपनी ओर तैरते हुए देखकर ट्रांग लैक येन ने अंत तक ऐसा करने का निश्चय किया। अपना मुंह खोलकर पानी को अपने मुंह, नाक और गले में बहने दिया। पानी से अभिभूत होने का यह एहसास बेहद असहज था। ट्रांग लैक येन ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह तैरना नहीं जानती और चुपचाप इस कर्ज को अपने दिल पर ले लिया। मालिक, यह देखकर कि शाही उपपत्नी झाओ को ऊपर खींच लिया गया था और वह पहले से ही बेहोश थी, टिंगझू और यूंगसी ने जल्दी से किसी को शाही चिकित्सक को बुलाने के लिए भेजा। उन्होंने सन रोंगहुआ को देखा जो उनके बगल में जोर से खांस रहा था, सहने की कोशिश कर रहा था और अपने मालिक को प्राथमिक उपचार दे रहा था। सन रोंगहुआ तब तक खांसता रहा जब तक कि उसके आंसू नहीं निकल गए। जब उसकी सांस वापस आई तो उसने घृणा से अपने बगल में बेहोश पड़ी ट्रांग लैक येन को देखा। उसे मूल रूप से इस तरह से पीड़ित नहीं होना पड़ा, लेकिन जब यह महिला नीचे कूदी तो उसने अपना मुंह खोला, जिससे उसने कई बड़े घूंट पानी पी लिया।
और वह खुद भी बेहोश हो गई। अचानक कुछ सोचते हुए सन रोंगहुआ का चेहरा पीला पड़ गया। यह मैं नहीं था। वह खुद नीचे कूद गई। यह मैं नहीं था। यह सच था कि वह ट्रांग लेक येन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, भले ही वह असफल हो जाए। फिर भी यह ट्रांग लेक येन को एक निम्न श्रेणी की उपपत्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध कर देगा, जो जानती थी कि ट्रांग लेक येन तुरंत नोटिस करेगी और प्रतिक्रिया करेगी। वह जानती थी कि इस तरीके को स्मार्ट नहीं माना जा सकता, लेकिन वह यह भी जानती थी कि आम लोग ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे, और उसे केवल ट्रांग लेक येन की उदासीनता की एक पल की जरूरत थी। लेकिन ट्रांग लेक येन ने उसे एक पल भी नहीं दिया और इसके बजाय एक काउंटर प्लॉट का इस्तेमाल किया। अब उसे नुकसान पहुंचाना उचित नहीं था। इस समय चाहे वह सही हो या गलत, सम्राट निश्चित रूप से उसे माफ नहीं करेगा। महाराज, कुछ हुआ है। हुआन गोक चिंतित होकर दौड़ी। उसने महारानी और कुलीन संगिनी को बैठे और बात करते हुए देखा, जल्दी से सलाम किया और जल्दी से अपने सामान्य रूप में आ गई। सम्राज्ञी चियो को टोन डुंग हुआ ने कमल के तालाब में धकेल दिया है। शाही चिकित्सक अब हाय हुआ महल में आ चुके हैं। संगिनी चियो अभी भी नहीं जागी है। महारानी का चेहरा बदल गया। सुन रोंगहुआ उनकी चचेरी बहन थी। अगर शाही उपपत्नी झाओ को सचमुच कुछ हो गया तो सम्राट उससे खुश नहीं होंगे। यह सुनकर गुणी उपपत्नी ने भौहें सिकोड़ ली। शाही उपपत्नी झाओ और शाही उपपत्नी सुन रोंगहुआ को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अचानक ऐसा क्यों किया? हुआ नगोक ने विस्तार से सुनी हुई सारी बातें बताईं। शाही उपपत्नी और महारानी के चेहरे गहरे होते गए। दोनों ने सोचा, शायद सन रोंगहुआ शाही उपपत्नी झाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे ऐसा करने के लिए धोखा दिया गया, या रास्ते में कुछ अप्रत्याशित हुआ। महारानी और भी निराश हो गई। उसका यह चचेरा भाई वास्तव में अच्छा था, जो ऐसी मूर्खतापूर्ण योजना के बारे में सोचने में सक्षम था। भले ही वे दोनों एक ही समय में महल में प्रवेश करते थे, शाही उपपत्नी झाओ उससे अधिक पसंदीदा थी। उसे इस हद तक ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा कुछ करे। कितना बेवकूफ! हाय हुआ पैलेस जाने के लिए तैयार हो जाओ। रानी ने दांत पीस लिए। उसे पता था कि आज का मामला ठीक नहीं है। सम्राट ने अभी अभी हाय हुआ पैलेस का कार्ड उछाला था और हाय हुआ पैलेस के मालिक को उसके चचेरे भाई ने झील में धकेल दिया। अगर उसने इसे सावधानी से नहीं संभाला तो उसे डर था कि ईर्ष्या की प्रतिष्ठा उसके सिर पर गिर जाएगी। राज दरबार में स्वच्छ या अशुद्ध के बीच कोई सीमा नहीं होती, केवल चतुर या अतुर का अंतर होता है। कभी कभी जीतने के लिए होशियार होना ही काफी नहीं होता। किस्मत नाम की यह अस्पष्ट चीज ही है कि कभी कभी सब कुछ हिसाब किताब करने के बाद भी आप किस्मत के मजाक का सामना नहीं कर पाते। महारानी जानती थी कि टोंग डुंग हुआ द्वारा ट्रांग लेक येन को कमल के तालाब में धकेले जाने की कहानी इतनी सरल नहीं थी, लेकिन कमल का तालाब ही हुआ महल के ठीक बाहर था। ट्रांग लेक येन ने कभी टोंग डुंग हुआ को नहीं बुलाया था। टोंग डुंग हुआ अचानक वहां क्यों गए? मौजूद महल के सभी नौकरों ने गवाही दी कि टोंग डुंग हुआ ने ही ट्रांग लेक येन की पालकी रोकने की पहल की थी। अगर पूरी तस्वीर को देखा जाए तो टोंग डुंग हुआ द्वारा ट्रांग लेक येन को पानी में धकेलने की संभावना बहुत अधिक थी। महारानी ने टोंग डुंग हुआ के पास सेवा कर रही महल की नौकरानी को बुलाया। उसे घबराया और डरा हुआ देखकर उसने थोड़ा अधीर होकर पूछा, मुझे विस्तार से बताओ, उस समय क्या हुआ था? महल में प्रवेश करने के बाद इस नौकरानी को टोंग डुंग हुआ की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्योंकि वह फंसने से डरती थी, इसलिए वह इस समय असहज महसूस कर रही थी। जब रानी ने पूछा तो उसने जल्दी से उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। सबसे पहले
गुरु ने हमारा अभिवादन करने के बाद कहा कि हाय हुआ महल के बाहर कमल के फूल बहुत सुंदर ढंग से खिल रहे हैं और वह उन्हें देखने जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद चिऊ सुंग धी वापस लौटी। गुरु ने आकर उसका अभिवादन किया और कहा कि उसने चिऊ सुंग धी को परेशान कर दिया है। शाही उपपत्नी झाओ तुरंत पालकी से उतर गई और बोली कि यह महल का दृश्य है, कोई भी आकर देख सकता है। दोनों स्वामी बात कर रहे थे, लेकिन इस दासी ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल स्वामी का पैर पहले हिलते देखा, फिर उसने शाही उपपत्नी झाओ को चिल्लाते हुए सुना, और जब उसने अपना सिर उठाया तो दोनों स्वामी पहले ही झील में गिर चुके थे। जब महल की इस दासी ने बोलना समाप्त किया तो रानी का चेहरा काला पड़ गया और उसने मन ही मन टोन डुंग हुआ को श्राप दिया, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है। ज्ञान के इस स्तर के साथ वह अभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश करना चाहती है। इसके अलावा भले ही वह शाही उपपत्नी चिऊ को नुकसान पहुंचा सकती है, क्या यह उसके लिए परेशानी का कारण नहीं होगा? अब हालांकि उपपत्नी सतह पर उसका सम्मान करती दिखती है, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं हैं और उसे शुकुलीन उपपत्नियों की तरह दैवीय कृपा प्राप्त नहीं है। यह उपपत्नी चिऊ सुंग उच्च कुल की है और उसके साथ कोई हितों का टकराव नहीं है। अब जब टोन डंग ने ऐसा कदम उठाया है, तो क्या उसने ट्रांग परिवार को अपने ट्रियो परिवार से नफरत नहीं करवा दी है? महाराज, हे यू ने जल्दी से कहा। उसका हमेशा का सतर्क और परिपक्व व्यवहार अब आतंक में बदल गया था। महाराज, सम्राट शीहे पैलेस में आ चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाही उपपत्नी झाओ अभी तक नहीं जागी है। सम्राट क्रोधित है और व्यक्तिगत रूप से पत्नी सन से पूछताछ करना चाहते हैं। रानी ने सुना और रंग बदल लिया। हुआन गो करीब आया, थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, या चलो हाय हुआ महल देखने चलें। मैंने सुना है कि शाही कुलीन पत्नी थुक पहले ही वहां आ चुकी है। जाओ, मैं क्यों नहीं जा सकता? महारानी ने हे यू को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, खड़ी हुई। महल की नौकरानी को जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई देखा, उसका चेहरा डर से काला पड़ गया। रास्ते में शाही उपपत्नी न्यू संयोग से शाही उपपत्नी हियेन से मिली। वे दोनों एक ही रैंक की थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई और साथ साथ सवार हो गईं। शाही उपपत्नी न्यू ने बैठने के लिए एक आरामदायक स्थिति चुनी और मुस्कुराते हुए कहा, शाही उपपत्नी हियेन भी शाही उपपत्नी चिऊ से मिलने आई थी। उपपत्नी चिऊ सुंग कमल के तालाब में गिर गई और अभी तक नहीं जागी है। हम सभी बहनें हैं, इसलिए हमें निश्चित रूप से उससे मिलने जाना चाहिए। उपपत्नी ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैंने सुना है कि उपपत्नी चिऊ को कमल के तालाब में धकेल दिया गया था और थोड़ी देर के लिए डुबो दिया गया था। नूह फी ने धक्का का प्रयोग किया जबकि हियेन फी ने कहा, गिरना। केवल एक शब्द से ही दोनों के रुख में अंतर पता चल सकता था। वह कमल का तालाब कितना गहरा है। जब मैंने यह समाचार सुना तो मैं बहुत डर गया था। यह वास्तव में बहुत गहरा है। उपपत्नी जियान जानबूझकर इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी कि उपपत्नी झाओ झील में कैसे गिर गई। हालांकि वह महारानी के साथ एक ही पक्ष में थी, लेकिन सन रोंगहुआ ने इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकत की जिससे उसे वाकई बुरा लगा। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए परेशानी में पड़ना उचित नहीं था। वह बस कुछ बहुत कठोर नहीं कहना चाहती थी। फेंग जिन ने सुना कि झुआंग लुओयान उस समय पानी में गिर गई जब वह एक स्मारक को मंजूरी दे रही थी। उस समय उसके पास कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जब उसने हिजड़े को यह कहते हुए सुना कि उसे सौंपे जाने के बाद भी वह नहीं जागी है, तो उसने अपने हाथ में स्मारक नीचे रख दिया और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या था? संदेशवाहक हाय हुआ महल का एक हिजड़ा था। उसने बिना किसी लाग लपेट के केवल उस समय की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया।
उपपत्नी चिएव अभी भी नहीं जागी। फोंग कैन ने और भी अधिक भौहें सिकोड़ ली। महाराज, शाही चिकित्सक ने कहा है कि गुरु झील में गिर गए हैं और उन्होंने बहुत अधिक पानी अंदर ले लिया है। यह पता नहीं है कि वे कब जागेंगे। शीहे महल के सेवक के रूप में छोटे नपुंसक को स्वाभाविक रूप से डर था कि उसके मालिक के साथ कुछ बुरा होगा, और उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मुझे पता है, हाय हुआ महल की कीमत निलंबित कर दी गई है। सम्राट का क्रॉस बाहर आया, स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक राजसी, लेकिन जब वह शीहे पैलेस में पहुंचा तो फेंग जिन के शरीर पर राजसीपन तुरंत गायब हो गया। जब वह शाही उपपत्नी झाओ के शयन कक्ष में दाखिल हुआ तो उसने बिस्तर पर एक पीले चेहरे वाली महिला को लेटा हुआ देखा। वह महिला, जो मूल रूप से एक जीवंत महिला थी, पलक झपकते ही पीली और नाजुक हो गई थी। यहाँ तक कि उसके होंठ भी, जो उसे देर तक रोके रखते थे, पीले पड़ गए थे। महल की नौकरानियों, यमदूतों और शाही चिकित्सकों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखे बिना फेंग जिन बिस्तर पर चला गया और बैठ गया। जुआंग लुओयान के कंबल के कोने को समायोजित करने के लिए आगे बढ़ा। जबकि हर कोई डर रहा था, वह अचानक बोला, उठो। काओ डुक ट्रुंग ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, फिर अपना सिर और भी नीचे कर लिया। राजकुमारी चिएव कब जागेगी? फोंग कैन ने कांपते हुए शाही चिकित्सकों की ओर देखा। उनकी आवाज अभी भी शांत थी। मैं बेकार लोगों का एक समूह नहीं बढ़ाना चाहता। क्या आप समझते हैं, कभी-कभी जो शांत होता है वह उतना ही भयभीत होता है। शाही चिकित्सकों ने एक दूसरे को देखा और चर्चा की। उनमें से एक ने सावधानीपूर्वक रिपोर्ट दी, महाराज, शाही उपपत्नी झाओ काफी देर तक पानी में गिरी रही। सौभाग्य से उसके जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तो वह 2 घंटे के भीतर जाग जाएगी। अभी कंसोर्ट झाओ आधे घंटे से बेहोश है। फोंग कैन बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को देखता रहा। आप सब वहीं प्रतीक्षा करें। हाँ, शाही चिकित्सकों की पीठ पसीने से भीग गई थी। काओ डुक ट्रुंग, फोंग कैन ने धीरे से ट्रांग लेक येन के हल्के गीले बालों को सहलाया। जाओ, टोन डुंग हुआ को ले आओ। हाँ, काओ डुक ट्रुंग ने हार मान ली। मेरे लिए एक सूखा तौलिया लाओ। फोंग कैन ने अपना हाथ बढ़ाया। थिना ट्रुक ने यह देखा और जल्दी से एक सफेद तौलिया ले आया। फोंग कैन ने व्यक्तिगत रूप से ट्रांग लेक येन के बाल पोंछे। अब से आपको अपने मालिक की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। अगर कोई नौकर मालिक की रक्षा नहीं कर सकता तो उसका क्या उपयोग है? ट्रांग लेक येन की सेवा करने वाली महल की नौकरानियां यह सुनकर डर गईं और घुटनों के बल बैठ गईं, लेकिन किसी ने भी भीख मांगने की हिम्मत नहीं की। फोंग कैन ने सजा या माफी के बारे में कुछ नहीं कहा, बस इन लोगों को जमीन पर घुटने टेकने दिया, जबकि वह ध्यान से और सावधानी से मुलायम बालों के प्रत्येक स्ट्रैंड को पोंछता रहा। पूरा कमरा खामोश हो गया। उपपत्नी थुक आ गई है, उपपत्नी तो आ गई है। फोंग कैन रुक गया, रुमाल एक तरफ फेंक दिया। शाही उपपत्नी थुक और शाही उपपत्नी टो को अंदर आते देखा और शांति से पूछा, 2 प्यारी उपपत्नियां शाही उपपत्नी चिएव से मिलने आई थीं। उपपत्नी टो को पता था कि उसने कुछ भी ठीक से नहीं कहा है, इसलिए वह चुप रही। शाही उपपत्नी थुक ने सलाम किया और जवाब दिया, महाराज, मैंने सुना कि शाही उपपत्नी चियू पानी में गिर गई और मिलने आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी गंभीर होगी। फोंग कैन ने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। थुक क्वीफी ने कमरे में घुटनों के बल बैठे महल के नौकरों को देखा। उसे पता था कि सम्राट इस समय अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वह चुपचाप एक तरफ खड़ी रही। सम्राट को दुखी करने से बचने के लिए उसने कोई और विनम्र शब्द नहीं कहा। पुण्यवान उपपत्नी आ गई है, पुण्यवान उपपत्नी न्हू आ गई है, उपपत्नी निन्ह आ गई है।
उपपत्नी तू झाओरोंग आ गई है। नुओंग नुओंग डिप थुक डुंग यहाँ है, तान लाम यहाँ है, डिप डुंग हुआ यहाँ है। पत्नी येन आ गई है, पत्नी जियांग आ गई है, पत्नी वांग आ गई है और पत्नी झुआंग आ गई है। कुछ देर बाद बहुत सी रखैलें पूछताछ करने आईं। हालांकि वहां बहुत से लोग थे, लेकिन वे सभी जानती थी कि क्या करना है और चुप रहीं। यह देखकर कि शाही कुलीन पत्नी शू ने भी कुछ नहीं कहा, वे बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती थीं? फोंग कैन ने सुंदर महिलाओं से भरे कमरे को देखा और अचानक कहा, रानी ने हरम के प्रबंधन में कड़ी मेहनत की है। रखैलों ने सुना और सबने सिर झुका लिया। महारानी के सबसे करीब रहने वाली हियन फी का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार टोन डुंग हुआ के मामले ने महारानी को फंसा दिया है। रानी आ गई है। काऊ काऊ की बात करे तो काऊ काऊ तुरंत आ गया। इस समय महारानी पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। उनके कपड़े साफ सुथरे थे, उनके कदम इत्मीनान से चल रहे थे। नमस्कार महाराज। रानी ने फिर भी शांतिपूर्वक समारोह संपन्न किया, मानो उसने कमरे में हो रहे अजीब माहौल पर ध्यान ही नहीं दिया हो। खड़े हो जाओ, फोंग कैन ने शांति से कहा, घुटनों के बल बैठे महल के नौकरों की ओर मुड़ते हुए। तुम अभी भी क्यों घुटनों के बल बैठे हो? सफाई करो और स्वामियों को बैठने के लिए बुलाओ। हाँ, थिनर ट्रुक के समूह ने झुककर प्रणाम किया और रखैलों के लिए जगह खाली करने के लिए जल्दी से खड़े हो गए। रखैलें सावधानी से बैठ गईं। कभी-कभी किसी ने ट्रांग लैक येन के बिस्तर पर नजर डाली और उसका पीला चेहरा देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। क्या रानी को पता है कि महल में क्या हुआ? फोंग कैन ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वह बस पूछ रहा हो। आने से पहले मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में मैं निश्चित नहीं था। रानी ने भी ट्रांग लैक येन की दयनीय स्थिति देखी और टोन डुंग हुआ पर और भी अधिक क्रोधित हुई। इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि बेवकूफ साथियों से मिलना है। महाराज, सूरजमुखी पहुंचा दिया गया है। जैसे ही काओ डुक ट्रुंग ने यह कहा, रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में सभी की निगाहें उन पर टिकी हों। टोन डुंग हुआ को कमरे में लाया गया। अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं थी। हालांकि उसके कपड़े और बाल अभी भी साफ सुथरे थे, लेकिन यहाँ मौजूद हर कोई उसके अंदर से आती गिरावट की आभा को महसूस कर सकता था। आपकी उपपत्नी महाराज और महारानी को नमस्कार करती है। टोन डुंग हुआ गिर पड़ी और घुटनों के बल बैठ गई। गर्मी की तपिश अभी भी फर्श से ठंडी हवा को हटा नहीं पाई थी, जिससे वह हल्की सी कांपने लगी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया ताकि वह देख सके कि इस समय सम्राट का क्या भाव है, लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाती, एक गर्म चाय का कप उसके पैरों के ठीक बगल में गिर गया। गर्म चाय उसके हाथ के पीछे फैल गई, जिससे वह दर्द से जलने लगा। वह थोड़ा कांप उठी, न जाने क्यों। उसका मूल रूप से सुन्न मूड अब अंतहीन भय में बदल गया। चाय का प्याला फेंग जिन को महल की नौकरानी से मिला था, कोई कीमती चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि बहुत ही नाजुक और सुंदर, जमीन पर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे कमरे में मौजूद बाकी लोग हैरान और हैरान हो गए। महारानी भी चौंक गईं। वह जानती थी कि सम्राट को हरम के ये काले मामले पसंद नहीं थे, और महल में अन्य रखैलें, हालांकि प्रत्येक की अपनी गणना थी, फिर भी वे सतह पर बहुत सोच समझकर काम करती थी। भले ही उन्होंने किसी की पीठ पीछे चाकू घोंप दिया हो, वे अभी भी दूसरों के सामने बहुत अच्छी दिखती थी। अब अचानक इस तरह की बात हुई, इसे देखना पहले से ही बेवकूफ़ी भरा था। मैं महारानी का सम्मान करता हूँ और आपका थोड़ा पक्षधर हूँ, लेकिन मुझे एक दुष्ट और जहरीली महिला का पक्ष लेने की उम्मीद नहीं थी। फेंग कैन ने गाओ दे
झोंग से रुमाल लिया, उसे ध्यान से पोंछा और घुटनों के बल बैठे सन रोंगहुआ पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। दुष्ट ईर्ष्या। शाही महल ऐसे व्यक्ति को समायोजित नहीं कर सकता। सन परिवार वास्तव में अच्छा है। आप जैसे किसी को पालने में सक्षम होने के लिए मूल रूप से आप केवल 3 फीट सफेद रेशम के योग्य थे। लेकिन यह देखते हुए कि शाही उपपत्नी झाओ को अपने जीवन का कोई खतरा नहीं था, अब अपना खिताब वापस ले लो। ठंडे महल में मालिक की सेवा करने के लिए एक महल की नौकरानी बन जाओ। यहाँ बैठी हुई सब रखैलों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। ठंडे महल में गुलाम होना क्या मौत से भी ज्यादा दुखद नहीं है? लेकिन सम्राट ने जानबूझकर सूर्य परिवार का उल्लेख किया। यह सूर्य डुंगहुआ को आत्मनिर्णय का अधिकार भी नहीं देने देना है। महाराज, महामहिम, यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था। सन रोंगहुआ ने सम्राट के शब्दों को सुना और उत्साह में सीधा हो गया। वह खुद नीचे कूद गई। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, उसने मुझे फंसाया। जैसे ही टोन डोंगहुआ ने बोलना समाप्त किया, रखैलों के हाव भाव बहुत बदल गए। थुक्वीफी ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा मोड़ा, टोन डोंगहुआ की ओर देखा जो समझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाह में दया और उपहास दोनों थे। इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसे अधिक तरजीह दी जा रही है, कौन अभी भी कोमा में है। इसके अलावा यह सन डोंगहुआ स्वयं भी स्वच्छ नहीं है। तुम्हारा मतलब है उपपत्नी चिएओ ने पहले तुम्हें नीचे धक्का दिया और फिर खुद झील में कूद गई? फोंग कैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जो व्यक्ति पहले गिरा वह डूबा नहीं, बल्कि कंसोर्ट चिएओ बन गया, जो कोमा में चला गया। कितना दिलचस्प है। सन रोंगहुआ ने अपना मुंह चौड़ा किया, एक पल के लिए झिझकी, और अंत में, जैसे कि उसने सच बताने का मन बना लिया था, अचानक एक महल की नौकरानी ने कमरे से आवाज लगाई, मालिक जाग गए हैं। उसे अभी भी इस महल की नौकरानी की आवाज याद थी। यह शाही उपपत्नी झाओ के बगल में सेवा करने वाली भव्य महल की नौकरानियों में से एक थी। यह देखकर कि सम्राट ने अपना सारा ध्यान बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति पर लगा दिया था, सन रोंगहुआ का चेहरा पीला पड़ गया और वह लंगड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी, जैसे कि उसने अपना खुद का अंधकारमय भविष्य देख लिया हो। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा और दूसरों की नज़र में यह इशारा एक दोषी विवेक माना जाएगा। एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए एक लंबी लाइन डालते हुए झुआंग लोयान इस बार वास्तव में बुरी तरह डूब गया। जब सन रोंगहुआ को लाया गया तो वह पहले ही जाग चुकी थी, लेकिन वह अभी भी यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि क्या होगा। हालांकि अगर उसने अभी अपनी आंखें नहीं खोली तो कुछ चीजें अच्छी नहीं होंगी। महाराज यहाँ क्यों हैं? ट्रांग लेक येन की आवाज थोड़ी कर्कश थी। उसने एक वाक्य बोलने के बाद खांसना शुरू कर दिया। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। फोंग कैन ने कंबल के पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया। मेरी रखैल जाग रही है। मैंने सुना कि तुम झील में गिर गए थे। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं झील में नहीं गिरी, ट्रांग लेक येन ने मुश्किल से कहा। थिना ट्रुक ने उसकी आवाज को नम करने के लिए उसे शहद मिला हुआ गर्म पानी पिलाया, फिर आगे कहा, आज सुबह मैं सड़क पर टोन डोंगहुआ से मिली। मुझे नहीं पता कि उसने अचानक मुझे क्यों धक्का दिया और झील में कूद गई। उस समय मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि वह कुछ पागलपन सोच रही है। मुझे सोचने का समय नहीं मिला और मैं उसके पीछे कूद गया। लेकिन जैसे ही मैं पानी में गिरा, ऐसा लगा जैसे कोई मेरी टांग खींच रहा है। मुझे आश्चर्य है कि टोन डोंगहुआ कैसा है। वह ठीक है, समस्या तुम हो। फोंग कैन की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसने काओ डुक ट्रुंग को इशारा किया, जो तुरंत पीछे हट गया। रानी और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ट्रांग लेक येन ऐसा कुछ कहेगी। सतह पर
ऐसा लग रहा था कि उसका टोन डुंग हुआ को दोष देने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में एक दुर्घटना थी। लेकिन महल में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई, और यदि टोन डुंग हुआ के मन में सचमुच कोई बुरा विचार था, तो वह हाय हुआ महल तक भागकर आत्महत्या नहीं कर लेती, है न? यह स्पष्टीकरण बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि इससे सम्राट के मन में उसके प्रति जो भी संदेह था वह दूर हो गया, और वह संदेह प्रशंसा में भी बदल गया। टोन डुंग हुआ यहाँ क्यों है? ट्रांग लैकयेन ने कमरे में मौजूद लोगों को स्पष्ट रूप से देखा था। वह सलामी देने के लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन सम्राट ने उसे वापस बिस्तर पर धकेल दिया। उसने टोन डुंग हुआ की ओर देखा। टोन डुंग हुआ ने आपको खतरे में धकेल दिया है। निश्चित रूप से उसे दंडित किया जाना चाहिए। ट्रांग लैकयेन पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर जैसे उसे कुछ सूझ रहा हो, फिर अचानक वह जाग गई, फिर डरी हुई सी लग रही थी। टोन डुंग हुआ को देखती उसकी आंखों में अब कोई चिंता या परेशानी नहीं थी, यहाँ तक कि टोन डुंग हुआ की ओर से माफी के शब्दों को भी वह निगलने की कोशिश कर रही थी। दयालु होने का दिखावा नहीं कर रही थी, बेवकूफ होने का दिखावा नहीं कर रही थी और नहीं समझ रही थी, बल्कि वास्तविक दिख रही थी। दूसरों ने शुरू में सोचा था कि ट्रांग लैकयेन चतुर और कुशल है और टोन डुंग हुआ को फंसाने के लिए कोई चाल चल सकती है। अब उसे इस तरह देखकर वे घबराने लगे, यह नहीं जानते हुए कि ट्रांग लैकयेन के खिलाफ वाकई कोई साजिश रची गई थी या वह सिर्फ अभिनय का दिखावा कर रही थी। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने शुरू में शो देखने आने की योजना बनाई थी, वे निराश थे। इतने बड़े तमाशे में देखने के लिए कुछ दिलचस्प चीजें होनी चाहिए, लेकिन प्रस्तावना इतनी उबाऊ क्यों थी? लगभग एक अगरबत्ती के बराबर धूप जलाने के बाद ट्रांग लैकयेन का रंग थोड़ा सुधर गया था। कुछ और वाक्य कहने के बाद उसने अचानक कांव डुक ट्रुंग को प्रवेश करते देखा। उसके पीछे कुछ हिजड़े थे, जिनका रंग बहुत अच्छा नहीं था। महारानी के लिए, जो पहले से ही अधिक खुश थी, जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि हिजड़ों के हाथों में ट्रे पर क्या था, तो वह थोड़ा हैरान हो गई, और तुरंत बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। ट्रे पर कुछ उलझे हुए जलीय शैवाल और कुछ लटकी हुई जलीय घास की बेलें थीं। इन चीजों से अभी भी पानी टपक रहा था। कोई भी बता सकता था कि उन्हें अभी अभी झील से निकाला गया है। महाराज और महाराज, मैंने ये चीजें कमल के तालाब से निकाली हैं। महल में कमल के तालाब को समय समय पर साफ किया जाता है ताकि पानी में अजीब स्वाद न आए, अन्यथा अशुद्ध पानी स्वामी के पर्यटन के आनंद को प्रभावित करेगा। इसलिए इस प्रकार की जल घास और घास की अंगूठी मौजूद नहीं होनी चाहिए। उन्हें इस कमल तालाब से क्यों चुना गया? उपपत्नी झाओ ने जो कुछ कहा था, उसे सोचते हुए जब वह पानी में कूदी, तो उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उपपत्नियों के हाव भाव बदल गए, और जिस तरह से उन्होंने सन रोंगहुआ को देखा, वह भी बदल गया। जैसा कि मैंने कहा, हरम में साजिश रचने का इतना भद्दा तरीका कैसे हो सकता है? यह पता चला कि सन रोंगहुआ एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना चाहता था। अगर वह अकेली थी जो पानी में गिरी, तो उपपत्नी झाओ पर उसे झील में धकेलने का आरोप लगाया जाएगा। अगर उपपत्नी झाओ उसके बाद कूदती, तो वह डूब सकती थी, जिससे एक प्रतिद्वंद्वी कम हो सकता था, क्योंकि वह जानती थी कि पानी की घास कहाँ रखनी है, जबकि उपपत्नी झाओ नहीं जानती थी। दिलचस्प बात है, कमल के तालाब को ये चीजें कब मिलीं? फोंग कैन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए टन डोंग हुआ को देखा, जो घुटनों के बल बैठी थी, और उदासीनता से कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? इस तुच्छ नौकरानी को बाहर जाने दो। महाराज, महामहिम, मेरे साथ अन्याय हुआ। यह इससे पहले कि सन रोंगहुआ बोल पाती, उसे कई बड़ी महिलाओं ने ढक लिया और घसीट कर ले गई। इस स्थिति में उसके पास अब स्वामी से मिलने की योग्यता नहीं थी।
यह देखकर महारानी खड़ी हो गई और सम्राट के सामने घुटने टेक दिए। महाराज, मैंने हरम का प्रबंधन ठीक से नहीं किया। मैं आपसे विनती करती हूँ कि महामहिम मुझे दंडित करें। फोंग कैन ने शांति से उसकी ओर देखा और इत्मीनान से कहा, इस मामले का महारानी से कोई लेना देना नहीं है, खुद को दोष मत दो। महारानी ने राहत की सांस ली, लेकिन शाही कुलीन पत्नी थुक ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। महारानी की ओर सम्राट की निगाह पहले की तुलना में थोड़ी ठंडी थी। जहां तक संबंधित व्यक्ति का सवाल है, वह पहले ही सो चुका था क्योंकि वह थका हुआ था।